हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन संडे स्पेशल पीवाईक्यू सेशन। यस, आज हमारा है संडे और संडे को हम चढ़ाते हैं, करते हैं नॉट अंडे वंडे हम नहीं खाते हैं, ठीक है ना। हम लोग वेजिटेरियन लोग हैं, वैसे सारे लोग हैं, वेजिटेरियन, एगिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, सब बिंदास होते हैं। हम बात कर रहे हैं आज हमारे पीवाईक्यू सेक्शन की। जी हाँ, पीवाईक्यू सेक्शन, क्योंकि हमने संडे को डिसाइड किया था कि हम हर एक सब्जेक्ट पर एक संडे को पीवाईक्यू लेकर आएंगे। तो आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ 2008 के यानी कि स्कूल के पेपर को, जिसके हम अंदर करेंगे आज जीके का पेपर सॉल्व। यस, जीके के पेपर में जिसमें हमारे 25 क्वेश्चंस आते हैं और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सबसे इजी होते हैं। 2018 का पेपर अगर आप देखेंगे बहुत आसान पेपर था और उस टाइम में थोड़ा सा ये भी था कि बच्चों के सिलेक्शन क्राइटेरियाज और बच्चों के आईक्यू लेवल और उनके प्रिपरेशन के हिसाब से थोड़े से कोशिश की जाती थी कि जीके का पेपर आसानी से हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे फटाफट से, विदाउट एनी डिले जल्दी से हम देखेंगे हमारा पेपर। Which features helps a coconut fruit to float in water? भाई आखिरकार कौन सा एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से कोकोनट जो होता है जब हम उसको पानी में रखते हैं तो वो डूबता नहीं है, तैरता है। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? तैरना। तो द फाइब्रस आउटर कवरिंग, यानी उसके पीछे ऊपर देखिए ना वो फाइब्रस कवरिंग होती है, घास फूस सा होता है। एंड अ स्पॉन्जी पार्ट, या अंदर का स्पॉन्जी पार्ट हो गया, या प्रेजेंस ऑफ हुक क्योंकि उसके अंदर हुक्स होते हैं वो हो गया, और प्रेजेंस ऑफ स्पाइन। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए कौन सी चीज है, लकड़ी क्या होती है? पानी पे तैरती है, अंदर डूबती नहीं है। तो अगर आप उसके बाहर की आउटर लेयर देखो तो वो एक तरह की क्या होती है? घास फूस यानी लकड़ी जैसी होती है। तो इसी वजह से उसके फाइब्रस आउटपुट की वजह से, कवरिंग की वजह से क्या होता है, वो अंदर पानी में डूबता नहीं है। यही रीजन है कि कोकोनटा, वैसे मेरे को बचपन में आदत थी कोकोनटा बोलने की, तो कोकोनटा जो होता है वो क्या होता है? तैरता है, पानी पे डूबता नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ऐसी बीमारी जो छूने से या साथ बैठने से फैलती नहीं है। तो देखिए फर्स्ट उसमें दे रखा है चिकन पॉक्स, ऑब्वियस है फैलता है। अगर आप किसी चिकन पॉक्स वाले मरीज के साथ रहेंगे तो आपके अंदर भी सिम्टम्स आ जाएंगे। दूसरा है हमारा बेरी बेरी जो है ये होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी कहते हैं एंड विटामिन बी कहते हैं, विटामिन बी की कमी से होता है, लेकिन ये ट्रांसफरेबल डिजीज नहीं है। कॉमन कोल्ड, बिल्कुल, अगर किसी को सर्दी जुकाम है उसके साथ हम 2-4 बार रह रहे हैं तो बस हम भी छी छी करने लग जाते हैं उसके साथ में। एंड मीजल्स, ये भी जो गले के अंदर होता है उसकी वजह से हो जाता है। तो ये भी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। तो नॉन कम्युनिकेबल एक ही हुई, वो है बेरी क्योंकि ये किसी विटामिन की कमी से होता है, ना कि किसी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगाई की वजह से नहीं होता है, क्योंकि ये सारे की वजह से ट्रांसफरेबल है डिजीज। लेकिन विटामिन की वजह से होने वाली या मिनरल्स की कमी की वजह से होने वाली या किसी भी ये कह सकते हैं किसी भी ऐसी न्यूट्रिशियस चीज की कमी की वजह से होने वाली बीमारी ट्रांसफरेबल नहीं होती है मैक्सिमम। नेक्स्ट आते हैं, रेबीज वायरस इज कैरिड बाय। रेबीज नाम का जो वायरस होता है वो किस में होता है? देखो रेबीज जो होता है वो किसके काटने से होता है? कुत्तों के काटने से। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कैरिड है वो कौन लेकर घूमता है? डॉग्स। कॉकरोचेस नहीं होता, हैंस नहीं होता, रैबिट्स नहीं होते। तो डॉग्स जो होते हैं उनमें रेबीज की जो वायरस होता है वो मौजूद होता है, और अगर वो कुत्ता रेबीज वाला किसी इंसान को काट ले तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है, और या फिर वो इंसान ही कुत्तों जैसी क्या करने लग जाता है? हरकतें करना शुरू कर देता है। यस, वो काटना भी शुरू कर देता है। भाई ध्यान रखें इस चीज का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, मिल्क टर्निंग सॉर। जब दूध खट्टा हो जाता है तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगा, यानी कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज, यानी उसके ऊपर की जो लेयर है वो फिजिकली दिखाई देगी अंदर से। रिवर्सिबल है कि हम दही से दूध और दूध से वापस दही बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। दूध से दही बन सकता है, दही से दूध कभी नहीं बन सकता। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है? केमिकल चेंज जो है, सॉरी एक्सट्रीमली, केमिकल का मतलब उसके अंदर जो रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने की वजह से क्या हुआ, वो खत्म हो गया। और नन ऑफ दीज। तो देखिए फिजिकल चेंज कब होता है? कर्ड में, यानी मिल्क जब किसमें कन्वर्ट होता है, खट्टे में होता है, तो डेफिनेटली उसका फिजिकल होता है, क्योंकि दूध जो होता है वो लिक्विड में होता है। लेकिन जब वो कर्ड या खट्टा होने लग जाता है तो वो धीरे धीरे जमता है, लेकिन उससे पहले जो उसमें रिएक्शन होती है वो होती है केमिकल चेंज। तो इसका आंसर होगा केमिकल चेंज। रिवर्सिबल तो बता दिया भाई। आप आज ऐसा मत कर लेना कि दूध में डाल दो नींबू के 2 बूंद डाल दो, देख लेना दूध से पूरा दही मतलब फटकर वो अलग हो जाएगा, लेकिन वापस आप उसमें क्या करोगे? चीनी मिला लो, कुछ भी मिला लो, लेकिन वो वापस दूध नहीं बनेगा। गलती से कर मत देना, मम्मी बहुत मारेगी सच्ची में। क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए आया था, मैम ने करके देख लो। द वेयरिंग ऑफ और कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड। जो टॉप लेयर होती है हमारी, जब वो पानी या हवा की वजह से बहकर चली जाती है सॉइल की, तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए स्टॉर्म, तूफान कहते हैं। नहीं, तूफान नहीं होता। फ्लड नहीं, बाढ़ होता है। जो पानी तेज बहकर आता है उसको हम बाढ़ कहते हैं। सॉइल इरोजन,
हाँ, जिसे हिंदी में कहा जाता है मृदा अपरदन। तो ये हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है। एंड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, यानी लगातार पेड़ों को काट देना। तो इसका आंसर है सॉइल इरोजन, यानी सॉइल का इरोड होना। इरोड होना मतलब उसका इरेज होना, यानी कि वहां से बहकर निकल जाना, टॉप लेयर का निकल जाना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड एज, व्हेल्स और डॉल्फिन्स आखिरकार क्या है? फिशेस है। देखो हम उनको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है वो मछलियां, लेकिन एग्जैक्टली वो मछलियां नहीं, मछलियां होती छोटी छोटी सी, या फिर हाईएस्ट इतनी बड़ी साइज की। या फिर एक वो फिश है ना जो बीच में चली थी, एक मूवी आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गई हूँ, आप लोगों को याद होगा, जो बहुत ही क्या कहते हैं अटैक करती हैं इंसानों के ऊपर। तो वो थी रेप्टाइल्स, तो आपको मालूम है रेंगने वाले जानवर, तो ये रेंगते तो है ही नहीं। एंड मैमल्स होते हैं जो बड़े जानवर होते हैं, साइज में ओवर साइज जो जानवर होते हैं उनके लिए लिया जाता है। और एम्फीबियंस होता है जो पानी और जमीन दोनों पे रह सके। तो देखो पानी में रह सकते हैं, जमीन पे ये नहीं रह पाती, तो ये हट गया। रेप्टाइल्स रेंगती नहीं है, फिशेस नहीं है ये, एक्चुअली दे आर मैमल्स, दे आर ह्यूज इन साइज, लिविंग इन वाटर बट मोर देन अ साइज। तो बड़े जानवरों के लिए आता है मैमल्स। The working of internal organs of our body is controlled by this system. हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके एक ऐसा सिस्टम जो काम करता है वो कौन सा होता है? सबसे पहला रिप्रोडक्टिव, नहीं, रिप्रोडक्टिव होता है जनन वाला, यानी जिसमें हमारे ऑफस्प्रिंग या बच्चे आगे जनरेशन बनती है, उसको रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। दूसरा होता है सर्कुलेटरी, बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होना, सर्कुलेटरी होगा तो ये भी नहीं होगा। रेस्पिरेटरी, सांस लेना वाला रेस्पिरेशन होता है, तो ये भी हमारे पूरे, इसलिए क्या बोला है, इंटरनल ऑर्गन्स को, पूरे हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाला। ये हमारी बॉडी को कंट्रोल नहीं करते हैं, बल्कि ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देते हैं। रिप्रोडक्शन न्यू जनरेशन के लिए, सर्कुलेशन बॉडी में वाटर एंड बाकी सब चीजों के उसके लिए, सप्लाई के लिए। रेस्पिरेटरी इनहेल एंड एक्सहेल करके ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करते। तो बचा कौन सा? नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस हमारा डाउन हो जाए तो हर चीज डाउन हो जाती है। हम नर्वस हो जाते हैं तो हमारे हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, हमें एंग्जाइटी सी होने लग जाती है, एंजाइटी होने लग जाती है, सॉरी एंजाइटी होने लग जाती है, प्लस में फिर हमारे क्या होता है, घबराहट होना। ये तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम उस समय क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। लोगों को अपना नर्वस सिस्टम हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, यही तो कहते हैं। तो वो नर्वस सिस्टम ही होता है जो हमें कंट्रोल करता है। ओके, आगे चलेंगे नेक्स्ट पे। A person might faint if his heart does not send enough blood to his. एक इंसान बेहोश हो जाता है जब उसका दिल, खून जो होता है वो किस पार्ट तक नहीं पहुंचाता। हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन है? फीट, भाई पैरों में तो नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे का चलता है। लीवर, लीवर का कोई काम नहीं है इसमें। किडनीज, किडनीज तो क्लैरिफिकेशन के लिए काम आती है। तो बचा क्या? ब्रेन। यस, क्योंकि चक्कर खा के गिरना पैरों का, लीवर का या फिर किडनीज का काम नहीं है, दिमाग का काम है। इसीलिए हमें चक्कर कहाँ महसूस होते हैं? सर में। तो बस कनेक्टिविटी करो, ब्रेन के पास जब तक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं होता, इसीलिए हमें फेंट होकर यानी चक्कर खा के हम गिर जाते हैं जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना पहुंचे। द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। कभी कभी बचपन में अगर याद हो तो बकेट होती थी, ठीक है ना, और छोटे होते थे तो बकेट में पानी भरकर हम क्या करते थे, उसमें कूद जाते हैं। छोटे होते हैं जब कूद जाते हैं तो उसमें से बाकी पानी जो होता है वो हमें ऊपर की तरफ फेंकता है, और जो बाकी पानी होता है बाहर निकल जाता है। और ये कहा जाता था जितना उस बकेट में पानी बचेगा उतना ही हमारा क्या होगा, वेट होगा। एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पर वो कौन सी फोर्स होती है कि जब आप किसी चीज को पानी में फेंकते हो तो वो ऊपर की तरफ उसको क्या करती है, ढकेलने की कोशिश करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, उसका आंसर है बायंट फोर्स, उसको बायंसी फोर्स कहा जाता है। उसलिए वॉल्यूम तो उसका क्या हो गया, जितना उसने एरिया घेरा, डेंसिटी जो उसका वेसल था उसकी शेप का हो गया, एंड प्रेशर होता है जब हम उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन प्रेशर का नहीं है, बायंट फोर्स है, क्योंकि इसने बोला है कौन सा ऐसा अपवर्ड पुश, पुश यानी धक्का दे रहा है, धक्का देने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स यहाँ पर आए। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया इन 1975 वाज, पहला हमारे भारत का कौन सा था, आर्यभट्ट, क्योंकि हमारे बहुत बड़े महान गणितज्ञ जो थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, उनके नाम से पहला सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था। और अभी आप लोगों को मालूम है कि इसरो ने हमारा चंद्रयान का पार्ट 2 जो भेजा है, लॉन्च किया है, सॉरी पार्ट 3 लॉन्च किया गया है, वो अभी अभी हमारे कल रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो हम सबको कि हम तीसरी बार चांद पर पहुंच गए। लेकिन ध्यान रखें आज के बाद ये ना बोल दें कि चांद सितारे तोड़कर ला देंगे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो तोड़ के ला के देना ही पड़ेगा।
क्योंकि अप्रोचेबल हो गया ना, इसलिए। Those who study earthquakes, जो स्टडी करते हैं earthquakes की, वो कौन होते हैं? जियोलॉजिस्ट, सिस्मोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट या एस्ट्रोनॉमर्स। देखिए, जियोलॉजिस्ट तो होता है जो ज्योग्राफिकल, जो अर्थ से रिलेटेड स्टडी करता है। सिस्मोलॉजिस्ट, सिस्मोग्राफ जो होता है स्टडी करता है अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी को, तो उससे रिलेटेड स्टडी करने वाला। एस्ट्रोनॉमर्स हमें मालूम है जो स्पेस में जाते हैं, और एस्ट्रोलॉजिस्ट जो नक्षत्र का ज्ञान देते हैं। तो अब आप कौन सा होगा? सिस्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस देखिए कौन सी नहीं है। इनमें से कौन सी गैस है जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी, ओजोन लेयर डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन अच्छी होगी तो फिर कहां पर दिक्कत आएगी भाई? तो ऑक्सीजन तो हमारे लिए वरदान है, लेकिन ये तीन गैसेस हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट आता है द मॉडल ऑफ द अर्थ। ये तो हमारे 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आते हैं हम लोग। तो मॉडल ऑफ अर्थ कौन है? ग्लोब। बिना सोचे समझे आंख बंद करके लगा दो टिक्का, तो ग्लोब जो है इसका आंसर होगा। बाकी सर्कल का मतलब चक्कर पूरा गोल घेरा हो गया, स्फेयर का मतलब आधा, मार्बल का मतलब आपका क्या होता है? छोटा जो कंकर होता है ना, उसको बोलते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड ऑन माउंटेन्स ऑन अ लार्ज स्केल एज दे। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा नहीं हो पाती है खेती बाड़ी। क्यों नहीं हो पाती है बताइए इसका कारण? जल्दी से देखिए। आर थिनली पॉपुलेटेड, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, या हैव अ शॉर्टेज ऑफ लैंड, या लैंड की शॉर्टेज होती है? नहीं, माउंटेन एरिया में लैंड बहुत अच्छे से होती है। और दूसरा है थिन लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल की जो कवरिंग होती है वो बहुत पतली होती है, यानी कि वो हल्का पानी या कुछ भी आ जाए तो बहकर निकल जाएगी। और हैव अनसुटेबल क्लाइमेट, या सुटेबल नहीं होता? नहीं, माउंटेन्स में सुटेबल क्लाइमेट होता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां पर भी बारिश वगैरह सब अच्छे से होती है। तो देखिए थिनली पॉपुलेटेड ऑब्वियस ही बात है, लेकिन वहां एग्रीकल्चर पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए ह्यूमन बींग्स का होना, पॉपुलेशन का होना जरूरी है। तो नेचुरल सी बात है, ये हम नहीं लेंगे। तो इसका आंसर होगा हैव अ थिन सॉइल कवर। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम। एक समय में किसी भी जगह का मौसम, आई मीन टू से उसका जो प्लेस है या टाइम के अकॉर्डिंग उसका जो एटमॉस्फेयर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको ले लो डे टू डे, पूरे दिन भर में जो चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा वेदर। सीजन तो होते हैं जो क्या कहते हैं, वो आ जाते हैं ना, ऋतुएं, जिन्हें हम कहते हैं गर्मी सर्दी। क्लाइमेट होता है ये एक जगह पर कम से कम मोर देन 30 ईयर्स तक सेम रहना चाहिए। जैसे हम हॉट एंड ड्राई बोलते हैं किसको? राजस्थान को। एल्टीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड का मतलब हो गया सी लेवल से जितनी ऊंचाई पे वो जगह है उसको हम उसका एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया वेदर, जो डे टू डे चेंज होता रहता है। नेक्स्ट आते हैं द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। अफ्रीका इज अनदर नेम फॉर, ये किसके नाम से? देखिए, रिवर नाइल तो वहां की सबसे बड़ी नदी के लिए आता है, ठीक है। जिम्बानी नहीं है, नियर इसका है कॉन्गो। कॉन्गो को सीधा याद कर लीजिए, सेंट्रल अफ्रीका का हाईवे जो है अनदर नेम से जाना जाता है, रिवर कॉन्गो के नाम से। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड, ज्यादातर जो घास के हिस्से हैं वो कौन से जोन में मिलते हैं? भाई अर्थ है, अर्थ में ये इक्वेटर है, 3 जोन बनते हैं। 3 जोन में से देखिए सबसे पहला कौन सा जोन आता है? टेम्परेट, फिर आता है ट्रॉपिकल, और फिर आता है टॉरिड, या जिसे हम फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। तो टेम्परेट जो इस इक्वेटर के पास वाला होता है उसके, तो यानी ये कौन सा हो गया? टेम्परेट जोन हो गया। ओके, नेक्स्ट, एनी साउंड लाउडर देन 90 डेसिबल्स कैन कॉज। 90 डेसिबल से ऊपर होने वाला जो लाउडर नॉइस होता है, साउंड जो होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसके कारण हमें क्या हो सकता है? देखो, इंसान की जो कहते हैं एक एवरेज डेसिबल है वो कितनी है? आप लोगों ने पढ़ा होगा 20 डेसिबल जो होती है, सॉरी 50 डेसिबल, लगभग 51 डेसिबल। कितनी है? 61 डेसिबल। ओके, इतनी इंसान की होती है, लेकिन उससे ज्यादा जैसे ही जाएगा तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? हमारे कानों के पर्दे फट जाएंगे और हम बहरे हो जाएंगे, और फिर हम ऐसे करेंगे अ। तो अ वाली कंडीशन आ जाएगी, तो लॉस ऑफ हियरिंग होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, साउंड की बात हो रही है, तो साउंड को ले रहे हैं, तो साउंड का मतलब हियरिंग से आएगा। एस्थमा से कोई लेना देना नहीं, टाइफाइड से कोई लेना देना नहीं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एसोसिएटेड विद, देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? सैयद अहमद खान को। ज्यादा आपको सुनने की जरूरत नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर पोएट थे, ठीक है। तानसेन वाज अ सिंगर इन अकबर, अकबर के दौर के थे ये, ठीक है। कालिदास वाज अ पोएट एंड अ एपिक राइटर।
शकुंतलम जो थी उन्होंने ही लिखी थी, अभिज्ञानम शकुंतलम जो एपिक है, जो ग्रंथ है वो उन्होंने लिखा हुआ था, लव स्टोरी बेस्ड था। तो सैयद अहमद खान जो है मिस्टर, उन्होंने क्या किया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था। द इंग्लिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल का मतलब होता है फूट डालो शासन करो। तो क्यों चलाया था इन्होंने, एजुकेट करने के लिए। भैया अंग्रेज कभी चाहते ही नहीं थे कि हम एजुकेट हो, तो बस बात खत्म। एंकरेज देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, देशभक्ति की भावना थोड़ी ना बढ़ानी थी। रिफॉर्म इंडियंस को मॉडिफाई करने के लिए, यानी उनको कुछ अच्छा नया सिखाने के लिए, रिफॉर्म करने, कुछ चेंज करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी नेशनलिज्म की फीलिंग यानी देशभक्ति की फीलिंग को दबाने के लिए, ताकि हम लोग देश के बारे में ना सोचे और आपस में लड़ ले और हमारा देश उनका गुलाम बना हुआ रहे। और आज भी यही चल रहा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस जमाने में अंग्रेजों ने ऐसा किया था, आज हमारे खुद के देश के पॉलिटिशियन ऐसा कर रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है। पूर्ण स्वराज का मतलब है पूर्ण यानी कंप्लीट, और स्वराज था आजादी। स्वराज का मतलब था आजादी, ये हिंदी वर्ड है स्वराज, इसका उर्दू वर्ड क्या हो गया, आजादी, जो हमें ज्यादा जल्दी से समझ में आ जाता है। और इस आजादी को इंग्लिश में लिखे तो इंडिपेंडेंस। तो कुल मिला के इसका आंसर होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस। द लोकसभा कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। लोकसभा में कितने होते हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 543 इसका रेशो है, 543 जो है मैक्सिमम नंबर होता है। आगे चलते हैं। द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड बाय टू प्रिवेंट। बाय लीग ऑफ नेशन जब बना था, ये लगभग कब की बात है, वर्ल्ड वॉर्स के दौरान की बात है। तो किस लिए बना था लीग ऑफ नेशन, डिस्ट्रक्शन नुकसान करने के लिए नहीं। लॉस ऑफ लाइफ ये तो युद्ध में होती है, सूखा नहीं, ड्रॉट का मतलब अनदर वर्ल्ड वॉर की तैयारी के लिए, ठीक है। द वर्ल्ड हैज बीन मेड स्मॉलर ड्यू टू। आज दुनिया के अंदर छोटा कैसे हो गई है दुनिया, पहले दुनिया में बड़ी क्यों लगती थी, क्योंकि हम वहां से यहाँ तक आने के लिए सोचते थे कि यार डिस्टेंस बहुत है, दिल्ली बहुत, पहले कहा जाता था दिल्ली दूरस्थम, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। लेकिन आज कोई कहता है दिल्ली दूर है, नहीं, वो कहता है पलक झपकते 2 घंटे के बाद दिल्ली के अंदर मौजूद है, क्योंकि आज एयरपोर्ट्स हैं, हर जगह पर रेलगाड़ी, फास्ट राजधानी एक्सप्रेस, कई जगह पर बहुत सारी ट्रेन, बहुत सारे ऐसे हमारे पास में साधन हो गए जो विद इन आवर्स में, जो डेज में जर्नी होती थी उसको क्या कर दिया उन्होंने, विद इन आवर्स में कर दिया। तो नेचुरल सी बात है, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ने आज हमारी दुनिया को छोटा बना दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन। इंटरनेट हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, डॉक्यूमेंट्रीज की, बिल्कुल, ईमेल की, बिल्कुल, फ्यू टॉपिक्स की, नहीं, एनी टॉपिक की, महा बिल्कुल। तो यानी कि हर टॉपिक पे देने वाला जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन बन चुका है, इंटरनेट बन चुका है। क्योंकि सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्रीज को कर दें तो गलत है, क्योंकि हम सिर्फ क्या कहते हैं, इंटरनेट पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखते, या हम लोग ईमेल ही नहीं देखते, बल्कि आज हर चीज आपको कुछ भी देखना है, इवन देन आपको ये पता करना है कि मेरी डेथ कब होगी, तो आप वो भी आजकल इंटरनेट से पता कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, ईयर डाल दीजिए, और आपको ये भी बता देगा कि आपकी मौत कब होने वाली है। आज अभी आजकल ये नया एप्लीकेशन और आया है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ आज हमारा पीवाईक्यू सेक्शन हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे ऑनलाइन क्लासरूम की। तो प्लीज हमारा ऑनलाइन क्लासरूम स्टार्ट हो चुका है 5 to 9 PM के बीच में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे हमारा स्क्रॉल पे नंबर दे रखा है आपको, आप उस पर मैसेज कर दीजिए अपना नाम, अपनी क्लास और किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको डेमो देंगे। डेमो हमारा रहता है 3 days का, जो कि फ्री ऑफ चार्जेस है, नो चार्ज पे है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एंड उसके बाद हम लोग फीस, वैसे मिनिमम टू मिनिमम फीस के ऊपर हम लोग इस कोर्सेज को लॉन्च किया। तो प्लीज आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए, और फिर नेक्स्ट संडे को मिलेंगे एक नए पीवाईक्यू के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, यूजफुल है। प्लस आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, सायोनारा।